Hello folks, welcome to our channel LTT Let's Tech Talk. This is C श्रुति गुप्ता। जैसा कि आप सबको पता है ITR फाइलिंग का टाइम चल रहा है और हमारी ड्यू डेट है 31 जुलाई। तो मेरे पास बहुत सारे एसएससीज आते हैं जिनको यही नहीं पता होता है कि जो वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या कोई खर्चा कर रहे हैं तो वो उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं या नहीं। अगर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं तो किस एलिजिबल लिमिट तक क्लेम कर सकते हैं। तो आज हम इन्हीं चीजों को डिस्कस करते हैं कि हम कौन कौन सी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं और वो किस लिमिट तक क्लेम कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। अब चैप्टर 6A में कौन कौन सी डिडक्शंस आती हैं। आप सब लोग को ATC के बारे में तो पता ही है। ATC के बारे में ही हम अभी डिटेल में डिस्कस करना शुरू करते हैं। ATC में अगर किसी ने कोई इन्वेस्टमेंट की है या कोई खर्चा किया है, जैसे कि किसी ने कोई इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, PPF अकाउंट में कुछ अमाउंट डाला है, कोई FD बनाई है 5 साल वाली, कोई म्यूचुअल फंड में डिपॉजिट किया है जो कि ATC के लिए एलिजिबल है, कोई बच्चों की ट्यूशन फी दी है, प्रोवाइडेड वो सिर्फ ट्यूशन फी होनी चाहिए। स्कूल को कोई अगर डेवलपमेंट फीस या कोई और फीस दी गई है तो वो एलिजिबल नहीं होगी, जस्ट ट्यूशन फीस। कोई हमने हाउसिंग लोन लिया है और उसका प्रिंसिपल रीपेमेंट किया है। अब प्रिंसिपल रीपेमेंट और इंटरेस्ट को हम कैसे बाइफ्रिकेट करेंगे? हम बैंकर से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट इशू करा सकते हैं। इंटरेस्ट सर्टिफिकेट में दोनों फिगर्स इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रीपेमेंट की बाइफ्रिकेट होके आती हैं। जो कि प्रिंसिपल का अमाउंट है वो हम ATC में क्लेम कर सकते हैं। ATC में हमारी एलिजिबल लिमिट होती है 1.5 लाख की। अगर कोई आपने इन्वेस्टमेंट या कुछ भी एक्सपेंस 1.5 लाख से ज्यादा का किया है तो वो एलिजिबल होगा टिल द अमाउंट ऑफ 1,50,000। इन केस आपने 1,50,000 से कम किया है तो वो कम वाला अमाउंट ही एलिजिबल होगा। नेक्स्ट आते हैं हम ATCCD 1B। इस सेक्शन में हम एक्स्ट्रा 50,000 की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, दैट इज नेशनल पेंशन स्कीम। अगर कोई एम्प्लॉय या कोई भी इंडिविजुअल नेशनल पेंशन स्कीम में बैंक में अकाउंट खुलाता है तो मैक्सिमम टू द एक्सटेंट ऑफ 50,000 हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो इस तरीके से ATC में 1,50,000, ATCCD 1B में 50,000 की हम एक्स्ट्रा डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ATD। ATD होता है हमारा मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। अगर कोई इंडिविजुअल अपना सेल्फ, अपने स्पाउस का या डिपेंडेंट चिल्ड्रन का मेडिकल इंश्योरेंस पे करता है अप टू द लिमिट ऑफ 25,000 हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और अगर अपने पेरेंट्स का करता है तो भी हम एक्स्ट्रा 25,000 ले सकते हैं। इन बोथ द केसेस सेल्फ एंड इन द केस ऑफ पेरेंट्स, अगर सीनियर सिटीजन है तो हम 50,000 का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मैंने सेल्फ मेडिकल इंश्योरेंस लिया है जिसका प्रीमियम था 25,000 और मैंने अपने पेरेंट्स का इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है वो था 60,000 एंड माय पेरेंट्स आर सीनियर सिटीजन। तो मेरी टोटल डिडक्शन जो एलिजिबल वो होगी सेल्फ की 25,000 एंड पेरेंट्स के लिए 50,000, टोटल अमाउंटिंग टू ₹75,000। इस तरह से हम ATD में भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है ATE। अगर कोई इंडिविजुअल अपनी हायर स्टडीज के लिए या अपने रिलेटिव की हायर स्टडीज के लिए एजुकेशन लोन लेता है, देन एनी इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग द ईयर दैट विल बी अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन ATE स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल ईयर इन विच इंटरेस्ट इज पेड एंड कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ 7th ईयर। अगर मैंने कोई हायर एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन लिया है तो उसके इंटरेस्ट की जब पेमेंट स्टार्ट होगी, याद रखेंगे इंटरेस्ट की पेमेंट जब स्टार्ट होगी तो वो इंटरेस्ट पेड अमाउंट इज अलाउड एज डिडक्शन। जिस साल से मेरी पेमेंट शुरू हुई है वो साल से लेकर अगले 7 साल तक। इन केस मैंने 7 साल से पहले ही अपना इंटरेस्ट पूरा पे ऑफ कर दिया है तो मेरी वो डिडक्शन जिस साल मैंने अपना लास्ट पे ऑफ कर दिया है उसी साल तक मिलेगी। नेक्स्ट सेक्शन है मेरा ATEEB। अगर कोई इंडिविजुअल लोन लेता है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल परचेज करने के लिए किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो जो भी इंटरेस्ट पेएबल होगा
that interest is allowed as deduction during the year up to the limit of rupees 1,50,000। मगर ये लोन कब लिया होना चाहिए? अगर ये लोन 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2023 के बीच में लिया होगा तो ही ये इंटरेस्ट की डिडक्शन अलाउड होगी। अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर 23 कंप्लीट हुआ ही है, तो इंडिविजुअल्स असेसीज जिन्होंने भी हमारे अपनी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ली है अगेंस्ट लोन, तो जो भी इंटरेस्ट बनता है अप टू द लिमिट ऑफ 1.5 लाख आप अंडर सेक्शन 80 EEB डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन आता है ATG। ATG इज रिलेटेड टू डोनेशन। अगर कोई इंडिविजुअल डोनेशन करता है किसी भी चैरिटेबल ट्रस्ट को, देन दैट डोनेशन इज अलाउड एज डिडक्शन। या तो वो 50% होगा या 100% होगा। जो भी डोनेशन की रसीद मिलेगी उस पर मेंशन होगा या तो 50% या 100%। उसी रेट से आप अपनी ITR फाइल करते टाइम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और याद रखें, अगर आप कैश में डोनेशन करते हैं और 2000 से ज्यादा की डोनेशन करते हैं तो सिर्फ 2000 तक का ही आपको डिडक्शन मिलेगा। तो सजेशन यही होगी कि अदर देन कैश मोड आप डोनेट करें। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज ATGG। अब ATGG में वो इंडिविजुअल जो रेंट पे करता है और HRA की डिडक्शन के लिए एलिजिबल नहीं है, वो ATGG में डिडक्शन क्लेम कर सकता है। अब ATGG में कैसे रेंट पेड की डिडक्शन क्लेम की जा सकती है, उसके लिए 3 क्राइटेरियाज हैं। फर्स्ट है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम। टोटल इनकम इज इनकम बिफोर क्लेमिंग डिडक्शंस। सेकेंड पॉइंट है 5,000 पर मंथ इक्वल टू 60,000। थर्ड पॉइंट है 25% ऑफ द टोटल इनकम। अगेन टोटल इनकम इज इनकम बिफोर क्लेमिंग डिडक्शंस। अब इन तीनों पॉइंट्स में से जो भी लोवेस्ट होगा अमाउंट, वही ATGG की डिडक्शन के लिए एलिजिबल होगा। नेक्स्ट सेक्शन इज ATTTA। ATTTA में कोई भी असेसी सेविंग बैंक के इंटरेस्ट की डिडक्शन ले सकता है अप टू द लिमिट ऑफ ₹10,000। फॉर एग्जाम्पल, एक असेसी को ड्यूरिंग द ईयर सेविंग बैंक इंटरेस्ट से इनकम होती है ₹8,000। then that assessee is allowed the deduction under section 80TTA to the extent of ₹8,000 only। अगर किसी को 12,000 की होती है इंटरेस्ट की इनकम तो 10,000 तक ही एलिजिबल होगा। नेक्स्ट सेक्शन इज ATTTB। ATTTB सेक्शन सीनियर सिटीजन्स के लिए है। अगर किसी सीनियर सिटीजन को सेविंग बैंक इंटरेस्ट या FD के इंटरेस्ट से इनकम होती है, then that senior citizen can claim deduction under section 80TTB to the extent of ₹50,000। अगर किसी को सपोज 70,000 की इनकम होती है या कोई भी अबव अमाउंट की इनकम होती है तो डिडक्शन इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ 50,000। अगर कोई सैलरीड एम्प्लॉय है वो HRA की भी डिडक्शन क्लेम कर सकता है। अब HRA की डिडक्शन क्लेम करने के लिए भी 3 पॉइंट्स है। जैसे अभी हमने ATGG में किया था कि कोई रेंट पे करता है तो 3 पॉइंट्स हमें कंसीडर करने होते हैं और उसमें से लोअर वाला डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ऐसे ही HRA की डिडक्शन क्लेम करने के लिए भी हमें 3 कैलकुलेशन करनी होती है। फर्स्ट इज एक्चुअल HRA रिसीव्ड, सेकेंड इज बेसिक सैलरी प्लस DA का 40%, इन केस आप मेट्रो सिटी में है देन 50%, थर्ड इज actual rent paid minus 10% of basic salary and DA। इन तीनों में से जो भी लोअर अमाउंट होगा that will be considered as HRA डिडक्शन। और एक सैलरीड एम्प्लॉय को स्टैंडर्ड डिडक्शन तो मिलती ही मिलती है, दैट इज अमाउंटिंग ₹50,000। जब भी आप अपने ITR फॉर्म में सैलरी हेड में इनकम पंच करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो 50,000 डिडक्ट कर लेगा। इन केस कोई एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को डिक्लेरेशन देते टाइम कोई एक्सपेंस भूल गया है, देन दैट असेसी कैन क्लेम दैट डिडक्शन व्हाइल फाइलिंग द ITR। नेक्स्ट इज डिडक्शन अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जैसे कि हमारे को ATC में हाउसिंग लोन के लिए प्रिंसिपल की डिडक्शन मिलती है, वैसे ही हमारे को सेक्शन 24 में अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन की डिडक्शन मिलती है। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ
2 लाख। सो दीज आर द डिडक्शंस जो आप अपनी ITR को फाइल करते टाइम क्लेम कर सकते हैं। और ये जो डिडक्शन है आप करंट ईयर की फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए भी इंक्लूड कर सकते हैं। आई होप अब आपको डिडक्शंस के रिगार्डिंग क्लैरिटी आई होगी और आप इन सभी डिडक्शंस को क्लेम करके अपनी टैक्स लायबिलिटी कम कर पाएंगे। In case you have any query or any doubt, do let me know through comment box or you can email me. Thanks for today. Thanks for listening. Bye bye. Stay tuned. Stay happy. Do subscribe to my channel.